हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ प्रैन यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर के बारे में बात करने वाली हूँ। कैसे इसका फॉर्म फिल होता है, कैसे इसके लिए अप्लाई करना होता है, प्रैन होता क्या है, तो जितनी भी इसकी डिटेल्स है वो सभी इस वीडियो में प्रोवाइड की गई है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स, नॉलेज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रैन होता क्या है। द प्रैन इज़ ए यूनिक 12 डिजिट नंबर दैट आइडेंटिफाइज दोज इंडिविजुअल्स who have registered themselves under the नेशनल पेंशन स्कीम। तो नेशनल पेंशन स्कीम क्या होती है? 2004 के बाद से गवर्नमेंट ने पेंशन स्कीम को ख़त्म कर कर नेशनल पेंशन स्कीम लेकर आई थी, जिसमें जो भी चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो, अपनी रिटायरमेंट के लिए यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करके अपनी सेविंग्स यहाँ पर रख सकते हैं, जो कि उनको रिटायरमेंट के टाइम पर उनको मिल जाती हैं। तो प्रैन जो होता है वो एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर होता है और एनपीएस में आपको इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास प्रैन नंबर होना ज़रूरी है। आफ्टर allocation of PRAN, the NPS subscribers have an option of receiving a physical copy of their PRAN on a PRAN card। यानी कि जैसे आपका पैन कार्ड होता है वैसे ही जब आपको प्रैन नंबर मिल जाता है तो आपका एक प्रैन कार्ड बनकर आता है। Since the PRAN card serves as the unique identifier for an NPS subscriber, a PRAN once allocated cannot be changed for the subscriber throughout his or her life। यानी कि एक प्रैन जो होता है वो आपका एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर होता है, तो इसलिए एक बार अगर आपको प्रैन नंबर मिल गया तो वो आपकी पूरी लाइफ सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। यानी कि एक बार अगर आपका प्रैन बन गया तो वो ही नंबर आपका पूरी लाइफ चलेगा, आप बार बार फॉर्म फिल करके उसको चेंज नहीं करवा सकते। तो अब हम बात करेंगे कि उसके फॉर्म के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला है, प्लीज़ फिल द फॉर्म इन लेजिबल हैंडराइटिंग सो एज टू अवॉइड एरर्स इन योर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। यानी कि आप जब फॉर्म भरें तो उसको एक साफ हैंडराइटिंग में भरें और अवॉइड करें एरर्स करने में। प्लीज़ डू नॉट ओवर राइट, यानी कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही लिखें, ज़रूरत से ज़्यादा ना लिखें। Correction should be made by cancelling and rewriting and such correction should be countersigned by the applicant। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसे कैंसिल करके आगे लिखें। Each box wherever provided should contain only one character, alphabet, number, punctuation mark, leaving a blank box after each word। यानी कि आपको बॉक्सेस मिलते हैं तो आपको एक बॉक्स में एक ही नंबर, अल्फ़ाबेट या कोई पंक्चुएशन मार्क है वो एक ही लिखना है, एक से ज़्यादा नहीं लिखने। और अगर आप एक वर्ड कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको नेक्स्ट वर्ड लिखने के लिए एक बॉक्स का गैप देना होगा। नेक्स्ट है, इन केस यू मेंशन द केवाईसी नंबर सबमिशन ऑफ प्रूफ फॉर द सेम इज़ नेसेसरी। यानी कि अगर आपने प्रैन नंबर बनवाने के लिए केवाईसी करवाई हुई है तो अगर आप केवाईसी नंबर फॉर्म में फिल कर रहे हैं तो आपको उसका प्रूफ देना होगा। नेक्स्ट है, एप्लीकेशन इनकम्प्लीट इन एनी रिस्पेक्ट एंड और नॉट अकम्पनीड बाय रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर लाइबल टू बी रिजेक्टेड। यानी कि अगर आपने एप्लीकेशन में कोई गलती की है या फिर कोई कॉलम है जो वो अधूरा छोड़ दिया है, वो किसी भी तरीके से इनकम्प्लीट है, तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। द एप्लीकेशन इज़ लाइबल टू बी रिजेक्टेड इफ़ मैंडेटरी फील्ड्स आर लेफ्ट ब्लैंक और द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ प्रिंटेड बैक टू बैक। यानी कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं, यानी कि जिन फील्ड्स को फिल करना कंपलसरी होता है, अगर उनको खाली छोड़ दिया है तो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द सब्सक्राइबर शुड नॉट साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ। यानी कि फ़ोटोग्राफ पर आपको उसके ऊपर साइन नहीं करने हैं। द फोटोग्राफ शुड नॉट बी स्टेपल्ड और क्लिप्ड टू
द फॉर्म, यानी कि आप फ़ोटो को फॉर्म पर स्टेपल नहीं करना है, आपको फेविकोल लेकर उसको अच्छे से चिपकाना है। इफ़ देयर इज़ एनी मार्क ऑन द फोटोग्राफ सच दैट इट हिंडर्स द क्लियर विजिबिलिटी ऑफ द फेस ऑफ द सब्सक्राइबर द एप्लीकेशन शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। यानी कि आप जो फ़ोटो लगा रहे हैं उस पर कोई मार्क है या फिर फ़ोटो साफ नहीं दिख रही है तो उस वजह से भी आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट है कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड एंड अकम्पनीड बाय ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन बाय द नोडल ऑफिसर। यानी कि जब नोडल ऑफिस में आप अपना फॉर्म सबमिट करने जाते हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में लगा रहे हैं वो आपकी सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए और साथ ही उनके ओरिजिनल्स डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए जब ताकि उसका वेरिफिकेशन किया जा सके। नेक्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट मैंशनड ऑन द फॉर्म शुड मैच विद द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सबमिटेड। यानी कि जो भी आपने अपना नाम और एड्रेस एप्लीकेशन में मेंशन किया है उसका प्रूफ जो है वो आपके पास होना चाहिए और दोनों चीज़ें प्रूफ में सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट है द सब्सक्राइबर्स थंब इम्प्रेशन शुड बी वेरीफाइड बाय द डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऑफ पीओपी एसपी या नोडल ऑफिसर। यानी कि जो भी आपका थंब इम्प्रेशन है उसको वेरीफाइड किया जाना चाहिए पीओपी यानी कि पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर या फिर नोडल ऑफिस के द्वारा करना चाहिए और आपको इसके 2 फॉर्म भरने होते हैं और दोनों ही फॉर्म जो है वो आपको सबमिट करने होते हैं। तो पीओपी एसपी क्या होता है कि ये आपके एरिया में होते हैं और साथ ही आपको इनके थ्रू अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होता है और उसके बाद ही आपको रिसीट मिलती है एप्लीकेशन सबमिशन फॉर्म की। अब हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या आइटम्स चाहिए होते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो सबसे पहले आती है आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद आपको अपना स्पाउस नेम, अगर आप मैरिड हैं तो फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि ये सब आपको फिल करने हैं और साथ ही इनके प्रूफ जो हैं वो भी आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप अपना पासपोर्ट लगा सकते हैं, राशन कार्ड, अगर राशन कार्ड पर आपकी फ़ोटो है तो उसे भी लगा सकते हैं, बैंक पासबुक, अगर बैंक पासबुक पर आपकी फ़ोटो है तो वो भी लगा सकते हैं, और वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ विद साइंड बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि किसी एमएलए या फिर एमपी से साइन किया हुआ आपकी फ़ोटोग्राफ के साथ कोई सर्टिफिकेट हो तो वो भी लगा सकते हैं। पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, कोई आपका जॉब कार्ड है मनरेगा का तो वो भी आप लगा सकते हैं। फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड इश्यूड बाय डिफेंस, पैरामिलिट्री एंड पुलिस डिपार्टमेंट तो वो भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके कोई प्रोफेशनल बॉडीज़ है जैसे उसके अंदर आप रह चुके हैं जैसे कि आईसीआई, आईसीडब्ल्यूआई, एआई, आईसीएसआई, बार काउंसिल, इस कॉलेजेस से आपने पढ़ाई की है तो उसका जो आपको आइडेंटिटी कार्ड मिला होगा वो भी लगा सकते हैं। फ़ोटो क्रेडिट कार्ड भी लगा सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन कार्ड इश्यूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑन देयर एम्प्लॉयज़, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जो उनके एक्स सर्विस मैन हैं उनको जो कार्ड इशू किया जाता है वो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद है सब्सक्राइबर्स बैंक डिटेल्स, नॉमिनेशन डिटेल्स, पेंशन फंड सिलेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर ऑन फैक्टा कंप्लायंस, डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर, यानी कि ये सभी चीज़ें जो हैं वो आपको फॉर्म में फिल करनी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये फॉर्म, तो ये है नेशनल पेंशन सिस्टम का फॉर्म, सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और ये जो है आपको फिल करना है और ये फर्स्ट पेज है और ये वर्जन है 1.5। तो अब हम देखेंगे कि इसको कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आपको टिक करना है कि आप किस कैटेगरी से हैं, यानी कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, कॉरपोरेट सेक्टर से हैं, स्टेट ऑटोनोमस बॉडी है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हैं या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हैं, जो भी है आपका। अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर से हैं तो उनके सामने आपको टिक करना है, यहाँ पर आपको आपकी फ़ोटो लगानी है। उसके बाद
आता है आपका केवाईसी नंबर। अगर आपके पास आपका केवाईसी नंबर है तो वो केवाईसी नंबर आप लिख सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। रिटायरमेंट एडवाइज़र कोड अगर आपके पास है और उसका प्रूफ भी है आपके पास तो आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको श्री, श्रीमती, कुमारी जो भी हैं आप इन तीनों बॉक्स में से आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम आएगा, फिर आपका मिडिल नेम आएगा और फिर आपका यहाँ पे लास्ट नेम आएगा। अगर सब्सक्राइबर्स मैडन नेम, अगर आपका कोई और निकनेम है या शादी से पहले कोई और नेम था तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फादर्स नेम, फादर्स नेम आएगा आपका यहाँ पे, और उसके बाद आपका मदर्स नेम आएगा यहाँ पे। अगर आपके फादर्स नेम में जैसे कि जो भी है उसमें सिंह, शर्मा, कुमार कुछ लगा है तो पहले आपको नाम लिखना है, उसके बाद एक बॉक्स का गैप देना है और फिर जो भी आपका होगा सरनेम वगैरह वो लिखना है। सेम ऐसा ही मम्मी के में भी करना है। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और जो भी आपके पास डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट हो उसमें जो मेंशन हो आपको वही डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। सिटी ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ आप जहाँ भी आपका जन्म हुआ है वहाँ जो शहर था उसका नाम आपको लिखना है। कंट्री ऑफ बर्थ नॉर्मली तो इंडिया के ही होंगे, अगर आप आउट ऑफ इंडिया हैं तो जहाँ का भी है और उसका प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए तो वो आपको कंट्री भी लिखनी है। नेक्स्ट है जेंडर, आप मेल हैं, फीमेल हैं, अदर्स है, जो भी है वो आपको फिल करना है। उसके बाद नेशनैलिटी इंडियन पे है। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं तो वो आपको फिल करना है। अदर्स में आप डिवोर्स्ड हैं, विडो हैं या कोई और भी है तो वो आपको फिल करना है। स्पाउस नेम, अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने हस्बैंड या वाइफ का नेम यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आप आइडेंटिटी प्रूफ में क्या लगा रहे हैं। अगर आप पासपोर्ट लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पर नंबर लिखना है और साथ ही पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखनी है। साथ ही वोटर आई कार्ड लगा रहे हैं तो वो ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड या कोई और है। पैन कार्ड हो रहे हैं तो आपको पैन कार्ड लगा रहे हैं तो आपको यहाँ लिखना है। ड्राइविंग लाइसेंस लगा रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट लिखनी है। और अगर आप आधार कार्ड लगा रहे हैं तो आधार कार्ड लिखना है। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि आपको अपने एड्रेस जो भी आपका रेजिडेंस है उसका प्रूफ आपको देना है। तो आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस की डिटेल्स भरनी है। आपको एड्रेस टाइप लिखना है कि रेजिडेंशियल है, बिजनेस है, रेजिडेंशियल, बिजनेस, रजिस्टर्ड ऑफिस और अनस्पेसिफाइड। तो नॉर्मली आप रेजिडेंशियल ही फिल करिए तो वो सही रहेगा। उसके बाद आपको अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट नंबर, अगर नॉर्मल किसी कॉलोनी वगैरह में रहते हैं तो आपको अपना एड्रेस, होम नंबर या फिर ब्लॉक नंबर जो भी है वो लिखना है। नेक्स्ट है आपकी बिल्डिंग, अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो बिल्डिंग हो जाएगी, नहीं तो जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ की लोकेलिटी हो जाएगी। उसके बाद स्ट्रीट, फिर आपका जो मेन आपका स्टैंड लग रहा है, बस स्टैंड या जो भी वो, फिर आप कौन से शहर में रहते हैं, सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट जो भी हैं, और उसके बाद लास्ट आएगा आपका स्टेट कि किस स्टेट में आप आ रहे हैं और यहाँ आपका पिन कोड आ जाएगा। और अगर आपका ये हो गया आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, अगर आपका परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस दोनों सेम है तो इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर टिक लगा दें कि जो एड्रेस आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस भी होगा। तो फिर आपको यहाँ पर फिल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ब्लैंक छोड़ दें। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आपको अपने ऑफिस का नंबर फिल करना है, ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको रेजिडेंस, अगर आपके पास टेलीफोन है तो वो भी अगर आप चाहें तो फिल कर सकते हैं एसटीडी कोड के साथ, बाकी ये भी कंपलसरी नहीं है। मोबाइल नंबर आपका कंपलसरी है तो ये आपको फिल करना होगा, और जो आपका एक्टिव हो, जो हमेशा चालू रहता हो, उसी नंबर को आप फिल करें। उसके बाद है आपकी ईमेल आईडी जो कि आजकल सभी के पास होती है, तो आपको अपनी ईमेल आईडी भी फिल करनी है। नेक्स्ट है अदर डिटेल्स, यहाँ यानी कि यहाँ पर आपको अपनी ऑक्यूपेशन डिटेल्स लिखनी है कि आपकी ऑक्यूपेशन किस टाइप का है। आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, पब्लिक सेक्टर हैं, होम मेकर हैं, स्टूडेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर है, प्रोफेशनल है या अदर्स। अगर आप गवर्नमेंट के हैं तो डायरेक्ट गवर्नमेंट सेक्टर टिक कर दीजिए, और अगर कुछ और है तो वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा।
नेक्स्ट है आपकी इनकम रेंज, यानी कि आपकी साल की इनकम कितनी बनती है। तो अगर जो भी आपकी प्रेजेंट इनकम है मंथली, उसको 12 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद देख लें कि इसमें से कौन से ऑप्शन के अंदर जो है आपकी इनकम बैठती है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है अप टू 1 लाख, सेकंड ऑप्शन है 1 to 5 लाख के बीच में, नेक्स्ट है 5 to 10 लाख के बीच में, नेक्स्ट है 10 लाख to 25 लाख, और 25 लाख से अबव है तो लास्ट वाला ऑप्शन। उसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके पास जो लास्ट डिग्री है वो किस चीज़ की है। आप बिलो एसएससी, यानी कि आपने 10th क्लियर नहीं कर रखी, एसएससी मतलब आपकी 10th है, एचएससी मतलब आपने 12th की हुई है, ग्रेजुएट यानी कि आप ग्रेजुएट हो, मास्टर्स यानी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, और अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है लाइक सीए, सीएस, सीएमए, एमबीए, तो वो एम तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद है प्लीज़ टिक इफ एप्लीकेबल पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, अगर आप इस कैटेगरी से हैं तो टिक करिए, नहीं तो कोई कंपल्सरी नहीं है। इफ़ एप्लीकेबल लिखा है तो आप इसको छोड़ दें। नेक्स्ट है सब्सक्राइबर्स बैंक डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल्स फिल करनी है। तो सबसे पहले आपका अकाउंट, जो भी जिस अकाउंट नंबर आप लिख रहे हैं, जो भी सबसे पहले ये देखें कि वो कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का या प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ का तो सेविंग अकाउंट्स होगा, लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आपका अपना बिजनेस है, अपना काम है, तो आपका करंट अकाउंट होगा। तो जब भी आप अकाउंट नंबर भरें तो उसको देख लें। नेक्स्ट है आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है यहाँ पे, फिर आपको अपने बैंक का नाम लिखना है, उसके बाद ब्रांच नेम कि आपकी बैंक जहाँ पे भी आपका अकाउंट है वो किस ब्रांच में आता है, उसके बाद ब्रांच का एड्रेस वो आपकी पासबुक में मेंशन होता है, और साथ ही आपको पिन कोड लिखना है। उसके बाद बैंक का MICR कोड जो कि बैंक की पासबुक में प्रिंट होता है, साथ ही IFS कोड ये भी बैंक की पासबुक में मेंशन होता है। नेक्स्ट है सब्सक्राइबर्स नॉमिनेशन डिटेल, यानी कि आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, यानी कि जो भी आप सेव कर रहे हैं, कल को अगर आपकी डेथ हो जाती है तो किसको वो अमाउंट मिलेगा। उसके लिए एक इंसान को, एक पर्सन को नॉमिनी बनाना होता है, तो उसी की डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको उस पर्सन का नाम लिखना है, तो ये फर्स्ट नेम, यहाँ मिडिल नेम अगर कोई है, और यहाँ लास्ट नेम। उसके बाद रिलेशनशिप विद नॉमिनी, यानी कि नॉमिनी के साथ आपका क्या रिश्ता है, यानी कि सब्सक्राइबर का, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। वो आपके फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, वाइफ है, बच्चे हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। साथ ही अगर माइनर है जिसको आप बना रहे हो, जैसे कि आपका बेटा हो गया या बेटी हो गई, तो वो आपको यहाँ मेंशन करना है। और अगर आप किसी नॉमिनी को बना रहे हैं तो उस केस में आपको उनके गार्जियन का, कि उनके बिहाफ पर वो हैंडल कर सके, तो उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। और अगर आप किसी माइनर को नहीं बना रहे हैं, आप जिसको बना रहे हैं उसकी एज ज़्यादा है, तो आपको ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही आपको डेट ऑफ बर्थ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है NPS ऑप्शन डिटेल, यानी कि NPS जब आपकी सैलरी से अमाउंट डिडक्ट होगा तो आप उसके लिए कौन सा अकाउंट चाहते हैं। नॉर्मली टायर 1 होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो टायर 2 भी ले सकते हैं। तो टायर 2 अकाउंट ये होता है। टायर 1 और टायर 2 में क्या डिफरेंस होता है कि टायर 1 में आप जो भी अमाउंट अपने NPS में जमा करवा रहे हैं वो आपको तभी मिलेगा जब आप रिटायर हो जाओगे, उससे पहले आप उस अमाउंट को नहीं निकाल सकते हो। और टायर 2 का मतलब है कि जो भी आप सेविंग कर रहे हो वो आपको जब भी आपका ज़रूरत हो, जब भी आपका मन करे, आप उस अमाउंट को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है टायर 2 अकाउंट में, लेकिन टायर 1 अकाउंट में ऐसी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तो अगर आप इसे रिटायरमेंट के पर्पस से कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को नो करें। उसके बाद है आई वुड लाइक टू माई प्लान टू बी प्रिंटेड इन हिंदी, येस और नो। नॉर्मली प्लान जो होता है वो इंग्लिश में होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लान जो भी प्रिंट हो के आए वो हिंदी में हो के आए, तो आप उसे येस कर सकते हैं। बट क्योंकि काफ़ी सभी स्टेट में हिंदी जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए आप इंग्लिश में ही रखें तो सही रहेगा, तो इसे भी आप नो करें। नेक्स्ट है पेंशन फंड सिलेक्शन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, यानी कि आप अपना पेंशन फंड जो है
उसका सिलेक्शन और उसके इन्वेस्टमेंट क्या क्या आपके पास एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ पर फिल करने हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो आपके पास ये 3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, तो इनको आप ये तीनों ही आपको टिक करने हैं। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। साथ ही अगर आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर कोई बिजनेस है तो फिर आप इनमें से जो भी आप चाहें उनको टिक कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नेक्स्ट है। तो इसमें अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो फिर तो आपको ऑटो चॉइस फिल करना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन हैं तो आपको ऑटो चॉइस करना है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब से किसी और कैटेगरी के हैं तो आपके पास एक्टिव चॉइस है, तो आप एक्टिव चॉइस पर भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये एक्टिव चॉइस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए किसी काम का नहीं होता है, और अगर प्राइवेट वाले चाहें तो इसे फिल करें, बाकी ये कोई फिल करना कंपलसरी नहीं है। अगर आपने एक्टिव चॉइस फिल किया है, उस पर टिक किया है, तब आपको ये फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद ऑटो चॉइस ऑप्शन गवर्नमेंट वालों के लिए भी ये नहीं होता है। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप हो तो आपको ये फिल नहीं करना है, ये भी उनके लिए है जिन्होंने अगर आप इनमें से अगर आप कोई सिलेक्शन नहीं करते हैं, किसी एक पर टिक नहीं करते हैं, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो LC50 के अकॉर्डिंग की जाएगी। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन फैक्टा। फैक्टा की फुल फॉर्म है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, यानी कि अगर आप इंडिया के बाहर से मतलब इंडिया में भी हैं और यानी कि आप बिजनेसमैन हैं और आपका इंडिया में भी आप टैक्स पे कर रहे हैं और दूसरी कंट्रीज़ में भी, तब आपको ये फिल करना है। तो अगर आप US पर्सन हैं तो आप यस करें, और अगर आप इंडियन हैं तो नो करें। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी है कि आप कहाँ कहाँ किस किस कंट्री में जो है आप टैक्स पे कर रहे हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको सिर्फ ये फिल करना है, और यहाँ पर आप इंडिया लिखेंगे और साथ ही आप अपना यहाँ एड्रेस लिखेंगे। और अगर आप किसी और कंट्री में भी टैक्स फिल कर रहे हैं, यानी कि आप बिजनेसमैन हैं या फिर कोई और पब्लिक सेक्टर जॉब में है, तो आपको ये और ये फिल करना है, और गवर्नमेंट जॉब के लिए ये दोनों ही ऑप्शन नहीं करने हैं। उसके बाद आपका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा, जो भी आपकी ये डॉक्यूमेंट जो है उसकी जो डेट है वो आपको यहाँ मेंशन करनी है। उसके बाद है आई सर्टिफाइड डेट, यानी कि आपको सर्टिफाई करना है, यानी कि प्रमाणित करना है। आई शैल बी रिस्पॉन्सिबली एजुकेट माई सेल्फ टू कंप्लाई ऑल टाइम्स एंड विद ऑल relevant laws relating to reporting under section 285 BA of Act, read with the rules of 114F to 114H of the income tax rules। यानी कि आपको ये बताना है कि मैं जो भी फिल कर रहा हूँ वो इन टैक्स के अकॉर्डिंग फिल कर रहा हूँ। उसके बाद जो भी आपने फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही है, बाकी ये सारी हैं, ये आपको सर्टिफाई करना है। यहाँ पे आपको डेट लिखनी है, जिस भी दिन आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं वो डेट लिखें, जो प्लेस पर आप सबमिट कर रहे हैं वो प्लेस लिख दें। यहाँ पर आपको अपने थंब इम्प्रेशन लगाने हैं और ब्लैक इंक में, और आपको पूरा फॉर्म जो है वो भी आपको ब्लैक इंक में फिल करना है, यानी कि ब्लैक पेन से फिल करना है। और यहाँ आएगा आपका सब्सक्राइबर्स नेम। आगे है डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर, यानी कि जो भी फॉर्म भर रहा है उसकी तरफ से ये डिक्लेरेशन दी जाएगी। और उसके बाद यहाँ डेट फिल करनी है, यहाँ आपका प्लेस आएगा और यहाँ पर आपके थंब इम्प्रेशन आएंगे, वो भी ब्लैक इंक में। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन बाय एम्प्लॉयर, यानी कि जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं ये वहाँ से डिक्लेरेशन दिया जाएगा, और ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए है, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब के अंडर हैं उनके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं ये उनके लिए है। तो यहाँ आपकी डेट ऑफ जॉइनिंग आएगी, यहाँ आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए 1/1/1990 है तो इसमें आप 60 ऐड करेंगे तो ये बनेगी आपकी 1/1/250। तो आपको आपके डेट ऑफ रिटायरमेंट फिल करनी है, क्योंकि फर्स्ट यानी कि पहला महीना है 1 जनवरी है, तो जनवरी कितने दिन का होता है 31 का, तो यहाँ पे आप 31 फिल करेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ आपको 2050 फिल करना है। एम्प्लॉय आईडी
एम्प्लॉय कोड या आईडी जो अगर आपका एप्लीकेबल है तो आप फिल करें। पीपीएन है अगर आपके पास है तो भी आप फिल करें। उसके बाद ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी कि आपकी जो जॉब है वो ग्रुप ए में आती है, ग्रुप बी में, ग्रुप सी या ग्रुप डी में, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपकी ऑफिस, आप किस डिपार्टमेंट में आते हैं, वो किसी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, वो आपको लिखना है। अगर आपके पास डीडीओ रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो फिल करना है। उसके बाद आपकी बेसिक पे, जो भी आपकी बेसिक पे है, जब आपने जो भी आपकी प्रेजेंट सैलरी मिल रही है उसमें आपकी सैलरी स्लिप में बेसिक पे मेंशन होता है तो वो आपको यहाँ फिल करना है। और पे स्केल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद इट इज़ सर्टिफाइड दैट द डिटेल्स प्रोवाइडेड इन द सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो इसमें आपका नाम आएगा यानी कि सब्सक्राइबर का नेम आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी ऑथोराइज पर्सन है उसके फॉर्म आएंगे, यहाँ पर स्टैंप लगेगी डीडीओ की, यहाँ पर उनके सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर रबर स्टैंप होगी। उसके बाद यहाँ पे डीडीओ का नेम आएगा, डीडीओ की जो भी पोजीशन है, ऑथोराइज पर्सन है, जो भी उसकी जो भी डेजिग्नेशन है, किस पद पर है, वो यहाँ लिखना है। डेट आ जाएगी और मिनिस्ट्री आ जाएगा। तो यानी कि ये फॉर्म जो है वो आपकी एम्प्लॉयर के द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन बाय एम्प्लॉयर कॉरपोरेट, यानी कि अगर आप किसी कॉरपोरेट फील्ड से हैं तो वहाँ पर ये डिटेल जो है वो आपकी फिल की जाएगी। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन बाय एग्रीगेटर, यानी कि ये एनपीएस लाइट सब्सक्राइबर्स जिन्होंने ऑप्शन अवेल किया है ये उनके लिए है, तो उनको ये फॉर्म जो है वो फिल करना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये नहीं है। उसके बाद टू बी फिल्ड बाय पीओपीएसपी, यानी कि पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जिस सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आप फॉर्म फिल करवा रहे हैं तो उसके थ्रू ये डिटेल्स जो है वो सारी फिल की जाएंगी, ये आपको फिल नहीं करनी है। उसके बाद है ये फिल सीआरए, क्योंकि आपका फॉर्म जो है वो सीआरए में जाएगा, तो ये जो डिटेल्स है वो आपकी सीआरए के थ्रू फिल की जाएंगी, तो ये भी आपको फिल नहीं करनी है। तो ये था आपका वो कंप्लीट फॉर्म जो कि आपको एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम के रजिस्ट्रेशन के लिए यानी कि पैन के लिए आपको फिल करना होगा। तो इसमें पूरी डिटेल्स जो है वो मैंने आपको बता दी है कि ये पूरा फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट में जो है ये आपके पास इस तरह का बन के आएगा, जैसे कि आपने देखा होगा आपका पैन कार्ड भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम होगा, उसके बाद आपका फादर्स नेम होगा, आपके पिताजी का नाम होगा, नेक्स्ट होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी, और साथ ही आपका यहाँ पे परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होगा जो कि 12 डिजिट का होगा, और साथ ही आपके सब्सक्राइबर सिग्नेचर यानी कि यहाँ आपके सिग्नेचर मेंशन होंगे और यहाँ आपकी फ़ोटो होगी। तो इस तरह का आपका पैन कार्ड यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर का जो कार्ड होगा, फिज़िकल कार्ड, वो आपका इस तरह का बनकर आएगा। तो आई होप कि आपको मैंने जो भी ये डिटेल्स इसमें समझाई है वो आपको समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी बहुत सारी अपडेट्स को जानने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।